हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपने इस वीडियो में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं। मीन्स जब आपको सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से या फिर आपके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू या फिर मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं वो कैसे जनरेट होकर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, अपने पैर को मूव कर सकते हो या अपने आई ब्लिंक कर सकते हो। जो कंट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि ये मसल्स एक स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है जिसमें मायोफाइब्रिल सबसे लास्ट पार्ट जो होता है मायोफाइब्रिल, उसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिससे न्यूरॉन से सिग्नल्स जनरेट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू। और ये जो थिन और थिक फिलामेंट होते हैं इनके थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। थिन और थिक फिलामेंट्स जो होती हैं उनमें कितने टाइप की प्रोटीन्स होती हैं हम उसको देखते हैं। इसमें 2 टाइप की प्रोटीन्स होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो होती हैं जो अपने आप, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जो दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्फ। लेकिन ये मायोफाइब्रिल एंड मसल सेल के थ्रू मतलब प्रोटीन के थ्रू कॉन्टैक्ट होती हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन। रेगुलेटरी प्रोटीन वो होती हैं जो रेगुलेटरी प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन है उन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जैसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो मेनली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन रेगुलेटरी प्रोटीन के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी होती हैं? ट्रोपोनिन और ट्रोपो आइसोमरेज। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं थिक फिलामेंट का। थिक फिलामेंट क्या होता है, कौन सा होता है, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था। थिक फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट कहलाता है मायोसिन, ठीक है। मायोसिन होता है, मायोफाइब्रिन में 2 फिलामेंट होते हैं। मायोफाइब्रिन में 2 फिलामेंट होते हैं। ये जैसे मायोसिन का डायग्राम आपको दिख रहा है, मोनोमर्स ऑफ थिक फिलामेंट होता है। मतलब ये जो एक आपको डायग्राम दिख रहा है वो मोनोमर्स होता है मीरोमायोसिन का। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि ये आप पीछे टेल देख रहे हैं, ऊपर ये दो हेड दिख रहे हैं, ये मोनोमर्स हैं मीरोमायोसिन के। ये ऊपर वाला पार्ट हेड कहला रहा है। जैसे 2 स्नेक्स देख लीजिए आपस में जॉइंटेड हैं, ऊपर वाला पार्ट हेड है, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसे क्रॉस आर्म भी कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट नेक कहला रहा है और पीछे टेल कहलाता है। आगे वाला पार्ट को हैवी नीरोमायोसिन कहते हैं और पीछे टेल वाले पार्ट को लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। और इसके हेड पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हेड के ऊपर वो एटीपी बाइंडिंग साइट होते हैं जो एटीपेज एंजाइम के थ्रू इससे एटीपी बाइंड होती हैं। ये एक स्ट्रक्चर है थिक फिलामेंट का जिसमें ये मीरोमायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये 2 हेड हैं, ये कुछ स्टेप से स्ट्रक्चर दिखता है। इनकी टेल आपस में बिल्कुल जॉइंटेड होती है। एक मीरोमायोसिन है, ये पूरा एक मीरोमायोसिन का डायग्राम है। आगे जब ये आपस में कई सारी जुड़ती हैं तो एक ये मायोसिन का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम देख लेते हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट को एक्टिन कहते हैं। इसमें 3 टाइप की प्रोटीन होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन पॉलीमर्स होती हैं और रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपो आइसोमरेज ट्रोपोमायोसिन कहलाती हैं। ये एक्टिन प्रोटीन के एक मोनोमर को ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। जैसे आपको जो राउंडेड ये ग्रीन कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है। अब इसके ऊपर ये जो रस्सी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको रस्सी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो 2 रस्सी की तरह स्ट्रक्चर हैं, इसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन, ये वाला ट्रोपोमायोसिन कहला रहा है। और ये जो
ग्लोबुलर फैक्टर है, इसे एफ एक्टिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे एफ एक्टिन कहते हैं, जो 2 मिलाकर कहलाती हैं। और इसके ऊपर जो 3 ऐसे ये जो 3 डॉट वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहते हैं आप ट्रोपोनिन। ये पूरा एक एफ फैक्टर कहला रहा है। मतलब 2 आपकी ग्लोबुलर एक्टिन और ये 2 आपकी ट्रोपोसिन और ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोसिन स्ट्रक्चर मिला के पूरा एक्टिन स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये जो मायोसिन का हेड है, पूरा मायोसिन स्ट्रक्चर है, वो एक्टिन के साइड बाइंड करना चाहता है और एक्टिन के जिस पार्ट से बाइंड होता है वो सबसे ऊपर वाले पार्ट से। ठीक है, अब ट्रोपोमायोसिन hides the site of actin on which myosin can bind। मतलब जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो मतलब एक्टिन का वो पार्ट को कवर कर लेता है जिससे मायोसिन बाइंड होता है। ठीक है, मायोसिन बाइंड होता है जिससे ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को मायोसिन को बाइंड करने से रोकता है। अभी जो आपको ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो डॉटेड ट्रोपोमायोसिन दिख रहा है, ये इसको हम समझ लेते हैं। ये जो 3 जो राउंडेड बॉल जैसे स्ट्रक्चर हैं, इसमें ये ऊपर वाला टीपीआई कहलाता है, जो कि इनहेबिट एक्शन मायोसिन इंटरेक्शन करता है। मतलब मायोसिन को बाइंड होने से रोकता है। और इसके ये साइड वाला स्ट्रक्चर कहलाता है टीपीटी, जो कि यह बाइंडिंग साइड होता है ट्रोपोमायोसिन इन प्रॉपर प्लेस। मतलब ट्रोपोमायोसिन के बाइंड होने का प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड कराता है। और इसका ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसे कहते हैं टीपीसी। यह बाइंड करता है कैल्शियम आयन को बाइंड करने का कार्य करता है। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल जनरेट होते हैं, जिसे साइनेप्स कहते हैं। जैसे कि हमने न्यूरॉन्स के बीच जो सिग्नल जनरेट हो रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, उसे साइनेप्स कह रहे थे। और 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। मतलब एक न्यूरॉन्स है, दूसरा न्यूरॉन्स जब जुड़ता है उसके बीच के जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच सिग्नल्स जो आते हैं उसे न्यूरो मसल साइनेप्सिस कहलाते हैं। न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है और जिसे साइनेप्स कहते हैं। न्यूरो मस्कुलर साइनेप्स कहते हैं। और जैसे मसल्स के मेम्ब्रेन में साइकोलेमा में टी ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जैसे आपको ये दिख रहा है, ये मसल्स के साइनेप्स है, इसमें टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे मोटर एंड प्लेस भी कहते हैं। न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच सिग्नल्स होते हैं जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। मतलब मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल्स आते हैं उसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। और जो सार्कोलेमा है, मतलब मसल्स की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो डिप्रेशन दिखता है आपको, उसे टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टी ट्यूब्यूल्स पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को बाइंड करने का वर्क करते हैं। जैसे ही न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइल कोलिन कहते हैं। और मसल्स के टी ट्यूब पे जाते हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। मेम्ब्रेन के बीच सोडियम चैनल होते हैं। जैसे मसल्स के बीच सोडियम चैनल्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर जैसे लगते हैं। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर लगते हैं और सोडियम चैनल खुल जाते हैं। और जो बाहर मसल्स के बाहर जो सोडियम होता है वो मसल्स के अंदर आने लगता है, जिससे मसल्स डीपोलराइज हो जाती है। अब जो सोडियम चैनल अंदर आए हैं, सोडियम चैनल अंदर आते ही जो आपकी मसल्स के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उस पर सोडियम चैनल आते जाते हैं। सोडियम चैनल के अंदर आते ही उसमें कैल्शियम आयन रिलीज होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम आयन के रिलीज होने पर सार्कोमियर अंदर से मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सीधी लैंग्वेज में समझ लीजिए, बाहर न्यूरॉन्स हैं,
न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जैसे ही मसल्स पर आता है तो मसल्स की मेम्ब्रेन पर कुछ टी ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें रिसेप्टर होते हैं, मतलब उसे बाइंडिंग साइट होते हैं। जैसे ही बाइंडिंग साइट आते हैं और उसमें सोडियम चैनल, मसल्स के सोडियम चैनल खुल जाते हैं। सोडियम चैनल खुलने से सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम अंदर आने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के अंदर से कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम आयन रिलीज होने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की जो थ्योरी कहलाती है उसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक सार्कोमियर है, मतलब जो आपकी सेल्स हैं उसके बीच का पार्ट है, जो हमने कल बताया था। ये जेड लाइन है, ठीक है, और ये आपकी माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, और इसके ये दोनों तरफ एक्टिन है, ठीक है, ये एक्टिन है। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिलैक्सेशन स्टेज है, जहाँ पर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, बाहर से सिग्नल्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करता है। एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होने पर मसल्स में टी साइड से बाइंडिंग साइट आती है जिससे वो खुल जाता है। बाइंडिंग साइट से खुलने से सोडियम चैनल खुलते हैं, सोडियम चैनल खुलने से सोडियम अंदर आता है। सोडियम अंदर आते ही जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम आयन रिलीज होते ही क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होते भी ट्रोपोनिन का शेप चेंज हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन भी हट जाता है, और मायोसिन की जो हेड है उस पर एटीपी टूट जाता है और एडीपी बन जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे मायोसिन एक्टिन से बाइंड हो जाता है और क्रॉस आर्म बनाते हैं, और पावर स्ट्रोक निकलते हैं, जैसे एच लाइन खत्म हो जाती है। जैसे कि अभी देख रहे हैं, जैसे ही मायोसिन पर वो आते हैं कैल्शियम आयन बाइंड होते ही जो इसकी हेड है, मायोसिन का ये जो हेड है, उससे एटीपेज एंजाइम के थ्रू एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होते ही ये क्या करते हैं, ये जो एक्टिन है उससे बाइंड हो जाते हैं, ऐसे बाइंड होते जाते हैं और ये अंदर की ओर खींचते जाते हैं, एक्टिन अंदर की ओर खींचते जाते हैं, जिससे पूरी एच लाइन जिस पे एक्टिन का कोई बाइंड नहीं होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी को कंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिलैक्सेशन क्या है, फिर बाद में जैसे ही एसिटाइलकोलिन ख़त्म होता जाता है और फिर ये जो स्लाइड अंदर की आए हैं ये पीछे की ओर खिंचते जाते हैं, जिससे ये रिलैक्सेशन साइड से आ जाते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। इसी को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।